नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है 3 बच्चों पर खत्म होगी तकरार, कर्मचारियों के हित में सरकार। तो जो मध्य प्रदेश में 2001 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय दिग्विजय सिंह जी तब मुख्यमंत्री होते थे, उस समय 2 बच्चों से अधिक होने पर सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर नोटिस का खतरा, बर्खास्तगी का खतरा मंडराता था। ये कानून प्रचलन में रहा और ऐसी कुछ एक्शंस भी हुए, खासतौर से एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जहां 3 बच्चे होने पर बर्खास्तगी की कार्रवाई भी। लेकिन अब सरकार जो विचार कर रही है कि इस कानून को समाप्त किया जाए, और इसकी पृष्ठभूमि में ये माना जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 3 बच्चों को लेकर ये सोचता है कि परिवार जिस तरह से कुशलता से सामाजिक संतुलन के साथ आगे बढ़ सकता है, उसके लिए व्यक्ति के परिवार में 3 बच्चों का होना। और इसके पीछे मोहन भागवत जी, संघ प्रमुख, उन्होंने कुछ अरसे पहले ये भी कहा था कि ये बात सिर्फ विचार के स्तर पर ही नहीं उठ रही है, बल्कि मेडिकल लेवल पर भी डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि बच्चे अगर 2 से अधिक यानी 3 हो तो एक संतुलनकारी स्थिति, एक बैलेंसिंग सिचुएशन परिवार में निर्मित होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी हमारी है और ये निर्णय उस दिशा में किस तरह आगे बढ़ेगा, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या चैलेंजेस आएंगे। और ये भी हैरत की बात है कि देश में ऐसा नहीं है कि बहुत से राज्यों में ये नियम के रूप में प्रचलन में है। आसाम की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, तो कई बार ऐसा भी लगता है कि क्या हम ऐसे फैसले लोकप्रियतावाद की लहर पर सवार होकर करते हैं। उसके पीछे एक सुस्थापित चिंतन की बात नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार में ऐसा कोई कानून नहीं है। चाहे केंद्र में 40 साल कांग्रेस की सरकार रही हो या 10 साल यूपीए जिसका नेतृत्व कांग्रेस ने किया, या फिर अब 11 साल से बीजेपी की सरकार है, तो फिर इस कानून की ज़रूरत क्या थी हमें कि 2 बच्चों तक महदूद रखें। क्योंकि अब तो ऐसे नारे भी गूंजते हैं, डबल इनकम नो किड्स, बच्चों की ज़रूरत ही क्यों है। 2025 है साहब, ये कलयुग अपने चरम को प्राप्त कर रहा है, तो बच्चों की ज़रूरत क्या है, ये भी नारा है। तमाम बड़े सवाल हैं, लेकिन पहले हम देखेंगे ये स्पेशल रिपोर्ट और फिर डिबेट की तरफ चलेंगे। मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 को लागू हुई 2 बच्चों की शर्त अब इतिहास के पन्नों में सिमटने जा रही है। सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है और अब जल्दी ही ये प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया जाएगा। नियम हटने के बाद जिन कर्मचारियों के तीसरी संतान से जुड़े केस कोर्ट या जांच में पेंडिंग है, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। मतलब साफ है कि अब तीसरे बच्चे के बाद भी नौकरी पर असर नहीं पड़ेगा। ये शर्त खत्म होते ही प्रदेश में करीब 10,000 मामले खत्म हो सकते हैं। इसको लेकर सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं। हालांकि जो लोग पहले ही इस शर्त के तहत बर्खास्त हो चुके हैं, उनकी बहाली नहीं होगी। ये नियम केवल आगे के मामलों पर लागू होगा। मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ, स्कूल और उच्च शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बदलाव के पीछे संघ की उस कथित दृष्टि की बड़ी भूमिका है, जिसमें 3 बच्चे होने की तरफ संकेत किया गया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ समय पहले एक स्टडी का उल्लेख करते हुए कहा था कि यदि 3 बच्चे होते हैं तो उनका आपस में तालमेल और समन्वय बेहतर होता है। सूत्रों की माने तो राज्य सरकार का ये फैसला इससे प्रभावित हो सकता है। उधर कांग्रेस इस फैसले पर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को लोगों की निजी जिंदगी से ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी इस फैसले को वास्तविकता पर आधारित सुधार बता रही है।
जो पहले से इस प्रदेश में जो जिनकी संतानें हैं उनकी व्यवस्था, मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था और जो मूलभूत सुविधाएं एक नागरिक बतौर बच्चों को, इस देश के बच्चों को मिलनी चाहिए, उसकी चिंता संघ करे, उसकी चिंता मोहन यादव की सरकार करे, मोदी जी करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो ये माँ बाप के ऊपर छोड़ दिया जाए कि उन्हें कितने बच्चे पैदा करना चाहिए। जहाँ तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक जी का बयान भी हालिया सामने आया है, निश्चित रूप से संघ राष्ट्रीय हित में चिंतन करता है, मनन करता है और उसी का परिणाम है कि सरसंचालक जी ने कुछ विचार करके, कुछ सोच करके ही 3 संतान होने को लेकर के एक विचार सामने दिया है देशवासियों के। मुझे लगता है कि उनका चिंतन, उनका मनन बहुत प्रासंगिक होता है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जब ऐसी छूट मिलेगी तो जनसंख्या विस्फोट का खतरा भी बढ़ेगा, विकास की रफ्तार और संसाधनों पर दबाव भी बढ़ेंगे। सरकार के लिए भी आजादी और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बड़ा फैसला है और इसके प्रभावों को लेकर भी एक बड़ी डिबेट की शुरुआत इसके बाद होगी, हो ही चुकी है। बल्कि हमारे सवाल देखिए, 2 बच्चों की शर्त खत्म करना कर्मचारियों का हित है या ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? क्या इस फैसले से सामाजिक समीकरणों में बदलाव देखने को मिलेगा? तीसरा सवाल है, कई राज्यों में ऐसा नियम नहीं है, ऐसे में इसे आरएसएस की तरफ से आया हुआ सुझाव या प्रेशर बताना कितना जायज? तो मेहमान है हमारे साथ, उनसे मिलिए। मेरे साथ स्टूडियो में है अवनीश बुंदेला जी, सर प्रणाम, युवा नेता हैं कांग्रेस के और प्रवक्ता हैं, उनका बहुत स्वागत है। और साथ ही जुड़ रहे हैं घनश्याम पिरौनिया जी, बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक, उनका बहुत स्वागत है। और साथ ही अरसे बाद एक बहुत युवा, संभावनाशील, कवि हृदय पत्रकार, जिनका मैं बड़ा एडमायर उनको करता हूँ, हर्षवर्धन प्रकाश हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। हर्षवर्धन जी, पहली टिप्पणी आप ही की लेकर हम आगे बढ़ते हैं। चीन जैसे राष्ट्र हैं जिन पर बहुत कड़ाई से एक संतान की नीति को लेकर आगे बढ़ने का एक ज़बरदस्त मुहिम उन्होंने चलाई और जिसकी वजह से आज कहा जाता है कि चीन थम गया है, ठहर गया है और हमने चीन को भी आबादी में पीछे छोड़ दिया है। अब इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि फैसला जब लिया गया था तब भी ये माना गया था कि इसके पीछे तात्कालिक चीज़ों से अधिक ये महत्वपूर्ण था कि एक बड़ा फैसला लेना है, इस तरह की राय थी। और अब निर्णय लेने के पीछे भी कारण बताए जा रहे हैं कि संघ की सोच हो सकती है, ये है। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल? क्या एक पॉलिटिकल कुछ नज़र आता है या आपको लगता है कि उचित निर्णय है, क्योंकि देश के बहुत कम राज्यों में ऐसे फैसले हुए हैं? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.92 के आसपास कहीं न कहीं होवर कर रही है, जो कि घटी है, ये यूएनएफपीए के आंकड़े बताते हैं जी। और कई राज्यों की जो फर्टिलिटी रेट है उसमें टीएफआर में गिरावट दर्ज की गई है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे समाज की डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है, लोग अब पहले से कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। अगर हम अपने आसपास के घरों में देखें या अपने स्वयं के घर में भी देखें तो मालूम पड़ता है कि ये बात सच है। अब सवाल ये उठता है कि सरकारी स्तर पे और सरकारी कर्मचारियों के स्तर पे इसको जो पुराना नियम था उसको वापस लेने का क्या निहितार्थ है। तो इसका निहितार्थ सामाजिक भी है और राजनीतिक भी है, जो कि आपने जिक्र किया कि एक संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपकी आबादी लगातार कम होती गई तो क्या समस्याएं हो सकती भविष्य में। लेकिन शरद जी, मेरा सवाल ये है कि अगर सरकार ये ढील दे भी रही है कि 3 बच्चे पैदा करके भी आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं या उसमें बने रह सकते हैं, तो क्या समाज के लोग और कर्मचारी इसको अपनाने जा रहे हैं? जिस किस्म से आज महंगाई है, बच्चों को अब पैदा करने से लेके हॉस्पिटल में उनकी जजगी से लेके उनकी पढ़ाई लिखाई, स्कूल से कॉलेज तक की, उनको अपनी पैरों पे खड़ा करने का जो खर्चा है वो इतना ज्यादा हो गया है स्कूल्स का कि माँ बाप ये अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो
तो केवल संकेतों की बात नहीं है, व्यवहारिक धरातल पे कितना ये आ सके। दूसरी बात ये मैं कहूं कि हमारा एक एशिया का ही देश जापान एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जापान बूढ़ों का देश बनते जा रहा है और अगर हमारी जनसंख्या कम होती गई तो हम भी एक दिन बूढ़ों का देश बन सकते हैं, ये खतरा बना हुआ है। तो जहां ये राजनीतिक संकेत की बात है, वहां सामाजिक चिंता की भी बात है कि आज हम कहते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा युवा ह्यूमन रिसोर्स है, तो हो सकता है कि कुछ एक साल बाद अगर जनसंख्या यूं ही गिरती रही तो हमारे पास प्रौढ़ जो है ह्यूमन रिसोर्स हो जाएगा और कल को बूढ़े लोग हो जाएंगे तो सिस्टम में काम कैसे होगा, नए विचार कैसे आएंगे, नई ऊर्जा कैसे आएगी। तो आज की हमारी बहस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमती है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, और एक सीलिंग भी तय होती ही है, होनी ही चाहिए कि आपके संसाधन कितने हैं, आपका कृषि उत्पादन, आपकी रहने की जगह, इन सब के मुकाबले आपकी आबादी के मान से ये सब कितना और कितने वर्षों तक उचित रहेगा। कब तक आपके खेत 140 करोड़ लोगों की भूख की पूर्ति अच्छे से करते रहेंगे और ये बढ़कर 160 करोड़ हुआ, फिर 200 करोड़ हुआ, तब भी क्या आपकी धरती इसी तरह से अनाज का उत्पादन करेगी, आपकी भूमि मकान बनाने योग्य स्थान उपलब्ध कराती रहेगी? इन प्रश्नों से भी हमें टकराते रहना चाहिए इसके साथ। और रही बात आबादी की, तो ये भी बड़ा सवाल है कि इजराइल की आबादी कितनी है और उसकी हैसियत कितनी है, ये सवाल भी नहीं भूलने चाहिए। और यूरोप के जिन देशों ने दुनिया में अपना दबदबा कायम किया है, उनकी आबादी कितनी है, और क्या आबादी अच्छी रहे तो आपका रुतबा बढ़ता है। जैसा हमारे साथ पेरोनिया साहब ग्वालियर चंबल से हैं कि जितने लट्ठ रहे घर में, पहले ऐसी मान्यता थी ग्वालियर चंबल में, उतना दबदबा गांव में चौधरी साहब का अच्छे से होता था। जी क्या कहेंगे बुंदेला साहब? देखिए सर, मैं तो एक बात कहूँगा कि ये अभी आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए 2 अक्टूबर के दिन, तो ये मोहन यादव जी इकलौते एक मुख्यमंत्री साबित हुए कि जिन्होंने आरएसएस को एक रिटर्न गिफ्ट दिया है, क्योंकि और तो किसी राज्य ने सर ये लागू किया नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश में। राजस्थान में हुआ सर? सर लेकिन उतना आपकी सरकार रही वहाँ, असम में भी है। हाँ सर, धरातल पे उतना नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहाँ अमेंडमेंट करके उसको लागू कर रहे हैं सर, तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये आरएसएस के लिए एक रिटर्न गिफ्ट है मोहन यादव जी की तरफ से। बाकी सर मैं देखिए इसमें हित और अहित दोनों जुड़े हैं। आप कुछ 10,000 12,000 केस आप निपटा सकते हैं कि जिन पर ये केस तलवार लटक रही कुछ लोगों पे, लेकिन आप साथ ही साथ एक बहुत बड़े वर्ग का अहित भी करेंगे जो आगे आने वाले समय में नौकरी के लिए जो अपनी या तो ओवर एज की दहलीज पर खड़ा होगा युवा, या जो नौकरी पाने की लिए प्रयासरत होगा। शरद जी एक बात बोल दूं, हर्षवर्धन जी ने अच्छी बात कही कि बूढ़ा, देखिए हमारा भारत कभी बूढ़ा नहीं होगा। अभी 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो 17 लाख युवा वोटर जोड़े गए मध्य प्रदेश से, मतलब कैसे। और सबसे खास बात आप देखें शरद जी, तो ये समझने वाली बात यह है कि आज हम जो जनसंख्या का आंकड़ा 140 करोड़ बात करते हैं 2011 का है, 2021 में जनगणना हुई नहीं है। अगर हम वास्तविकता में देखें तो हमारी जनसंख्या लगभग 160 करोड़ हो चुकी है। अब ये मोदी सरकार बताए कि आपने जनगणना आखिर क्यों नहीं कराई, तो मतलब अगर ठीक है आपने 3 बच्चों के लिए छूट दे दी, तो आपके पास संसाधन वैसे हैं क्या जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे? क्या एजुकेशन सिस्टम वैसा है क्या? हम अभी देख रहे हैं कि कल ही एक कप सायरा पीने से 12 से 15 बच्चे मर जाते हैं। ये इस तरह की व्यवस्थाएं अगर हमारे समाज में मध्य प्रदेश में हैं और उसके बाद अगर आप ये छूट दे रहे हैं, मतलब कहीं ना, ठीक है हम तो साफ कह रहे हैं ये आरएसएस का एजेंडा लागू किया जा रहा है। पहले देखिए चाइना में 1 बच्चे का था, तो उसके बाद वहाँ के जो स्थिति ऐसी रही कि उनने कई लोगों ने 1 बच्चा पैदा किया, कई लोग मौसी चाचा ख़त्म हो गए, किसी के रिश्ते ही ख़त्म हो गए। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी 2 बच्चों का नियम है, और देखा जाए तो अभी भी कई घरों में मैक्सिमम 3 और 4 बच्चे होते हैं। मतलब 2 बच्चे ठीक है, अब अधिकतर जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मेरे कई रिश्तेदार हैं उनके 3 बच्चे हैं, इसी पीढ़ी में 3 बच्चे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जो नियम है कहीं ना कहीं ये तो सबसे मुख्य बात है कि आरएसएस का एजेंडा मोहन यादव जी बेधड़क लागू कर रहे हैं। ठीक है, हम तो कह रहे हैं आप संसाधन जुटाइए, आप रोजगार की व्यवस्था करिए, आप अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करिए, आप वादा करिए, आप श्वेत पत्र जारी करिए कि जिस तरह से कप सायरा पीने से 12 बच्चों की जान गई है, आगे इस तरह की चीज़ों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? और देखिए ये आपने आदेश पारित कर दिए, हमें ये भी देखना आने वाले समय में आप इसको इम्प्लीमेंट किस ढंग से करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के जो आदेश आते हैं शरद जी, वो सिर्फ आदेश आते हैं,
उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आगे पाठ पीछे सपाट वाली स्थिति रहती है। तो आप किस ढंग से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास क्या रीइंफोर्समेंट है। जी, लेकिन यहाँ एक सवाल है बुंदेला जी साहब सर। कि सरकारी कर्मचारियों का जो एरिया है वो इतना बड़ा नहीं है कि वो आबादी को बहुत चुनौतीपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है। नहीं, जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र है, आमतौर पर ये आरोप अगर हम माने तो उस वर्ग पे अधिक है जो श्रमिक है, जो बहुत संगठित क्षेत्रों में काम नहीं कर रहा है, जिसकी लिटरेसी पर भी बात उठती है कि उनके भीतर ये अधिक है टेंडेंसी कि उनके यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं। तो सरकारी कर्मचारियों को मुक्त भी करना चाहिए इससे। नहीं शरद जी, बात देखिए, परिवार नियोजन मैं तो करूँ, मोदी जी ने कभी कहा कि नहीं आप जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं। मोदी जी ने भी, मतलब हम बात अपनी नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने जब देश आज़ाद हुआ हमने परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया और उसको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी आगे बढ़ाया, बाकायदा मोदी सरकार ने भी आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले ये कैसी मैं मत भिन्नता देख रहा हूँ कि मतलब आप देखें, नरेंद्र मोदी जी ने अभी नहीं कहा है कि आप 3 बच्चे पैदा करें और मोहन यादव जी यहाँ वो एजेंडा लागू कर रहे हैं। तो सर एक और बात इसमें है कि क्या शिवराज जी इतने साल रहे, क्या शिवराज जी ने ये इस एजेंडे पे काम नहीं किया? तो क्या शिवराज जी गलत थे या मोहन यादव जी सही है? मोहन यादव भी सही है तो शिवराज जी गलत? ये दोनों बातों से मत भिन्नता है। लेकिन आपके यहाँ भी 40 साल आपकी सरकार रही, किसी प्रधानमंत्री ने ये एक निर्णय नहीं लिया कि केंद्र सरकार में कर्मचारियों पर करें। अर्जुन सिंह जी ने ये फैसला नहीं किया, इसके पहले श्यामाचरण जी ने ये फैसला नहीं किया। तो ये इस तरह से इसकी तुलना नहीं हो सकती। किसने, मैं लौटूंगा आपकी तरफ। घनश्याम जी, आपकी टिप्पणी। जी घनश्याम जी। जी, मैं सुन रहा था हमारे बुंदेला जी को। अब असल में क्या है कि कांग्रेस का दृष्टिकोण जो है वो उन्होंने परिलक्षित किया। कांग्रेस के ज़माने में इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे और कांग्रेस के ज़माने में तो हम लोगों ने स्वर्गीय संजय गांधी जी का भी सारा का सारा इतिहास देखा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सीख सिखाने की आवश्यकता नहीं है। जनता के हित के कल्याण के लिए क्या अच्छा हो सकता है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं बुंदेला जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से डबल इंजन की सरकार, सबका साथ सबका विकास सब में विश्वास, और इस आधार पर ये विकसित भारत कैसे बने और उसके लिए क्या क्या आयाम स्थापित हो सकते हैं, आप निश्चिंत रहें। इससे हमारे शासकीय कर्मचारियों को, तमाम सारे लोगों को उस प्रकार का जो उनका भाव था, कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार जो आने वाले समय में कैबिनेट में इस प्रकार का फैसला लेने वाली है, मैं समझता हूँ सरकारी कर्मचारी उसका स्वागत करेंगे। और कांग्रेस के ज़माने में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में इस प्रकार का जो प्रतिबंध लगाया था, मैं समझता हूँ मोहन यादव जी ने बखूबी से उसका पटाक्षेप करने का कार्य किया है। अब कांग्रेस का काम है, कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप लगाएगी, लेकिन मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, देखिए कि कहीं ना कहीं जो हमारी सनातन परंपराएं, हमारी सनातन संस्कृति है, आप अंदाज लगाएं। शरद जी, मैं निवेदन करता हूँ बुंदेला जी से कि जैसे मेरे घर में मेरे भी 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी है, लेकिन मान लो अभी हमारे यहाँ पर, हमारे सनातन परंपराओं में, हमारे यहाँ पर और रिश्तों का बहुत बड़ा योगदान है। आप अंदाज लगाओ, अगर मेरा एक पुत्र है, अब वो ताऊ किसको कहेगा, वो चाचा किसको कहेगा, मेरी एक बेटी है, वो मौसी किसको कहेगी, मौसा किसको कहेगी, मामा किसको कहेगी। कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत जो हमारी सनातन परंपराएं, जो हमारे एक दूसरे से रिश्ते हैं, नाते हैं, हम दूसरे को जो जोड़ते हैं, यही सब कारण है। हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान का सनातन, घनश्याम जी, सदियों से रहा है, सदियों रहा है। ये निर्णय जो आपने उदाहरण दिया, आपने इशारा किया, घनश्याम जी आपने इशारा किया कि 1975 में आपातकाल के समय जबरन नसबंदी और आबादी नियंत्रण की कोशिशें हुई, उनका हर्ष सबने देखा। और उसके बाद 1975 के बाद से लेकर अब तक ऐसा कोई अभियान देश में नहीं चला। स्वैच्छिक है, आपको परिवार नियोजन जैसी व्यवस्था अपनाना है, अपनाइए। तो ये लोगों का निर्णय है, तो हमें लोगों के बीच में जाना चाहिए, उन्हें ये कन्विंस करना चाहिए। आज तो ये नारा है कि पति पत्नी दोनों कमाएं, बच्चे नहीं चाहिए। और लिव इन जैसी व्यवस्था भी यूरोप से एक चली आई है कि जवाबदेही लेनी ही नहीं है परिवार नाम की,
हम क्यों उठाएं परिवार नाम की जिंदगी सो कॉल्ड एक अलग किस्म के दैहिक सुख के लिए है, आप उसका आनंद उठाइए और आगे बढ़ जाइए। तो ये एक सामाजिक विषय भी बहुत गहरा है। जी जी, छोटा सा उत्तर आपका। शरद जी, बिल्कुल आपने सही कहा, ये सामाजिक विषय है, लेकिन हम सबका सामाजिक विषय होने के साथ साथ में राष्ट्रीय भाव भी है। आप केवल एक वर्ग विशेष को क्यों कह रहे हैं भैया कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा? ये बात भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, कौन कह रहा है ये? यही कह रहे हैं। मतलब मैं उम्मीद कर रहा था शरद जी कि पूर्व विधायक हैं, कुछ अध्ययनशील होंगे, किस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे धोबी का पालन। अरे नहीं भैया, घनश्याम जी, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं उम्मीद कर रहा था कि आप इस विषय पर राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे कम से कम पूर्व विधायक है, मुझसे तो आप काफी वरिष्ठ हैं, कम से कम इस पे कुछ आंकड़े बात करते। हर्षवर्धन, मैंने भी कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं की। अगर आप संजय गांधी की बात कर रहे हैं 1975 में, उसका जवाब दे दूं आपको। संजय गांधी की पत्नी और लड़के आपकी पार्टी में, उनसे सवाल पूछ लो। संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी, वरुण गांधी आपकी पार्टी, उनसे जवाब देने दीजिए घनश्याम जी को। सवाल क्यों किया था? जवाब देने दीजिए, जवाब जी, मेरा निवेदन सुने। बोलिए घनश्याम जी, बोलिए। बोल रहा हूँ, मैंने ये कहा बुंदेला जी, मैं सुन तो लो। आप ले दे के हिंदू मुस्लिम पहुंच जाते हो, थोड़ा पढ़ के आया करो भैया। काम हो रहा है, सरकारी कर्मचारियों के हित में काम हो रहा है, तो कांग्रेस को क्यों आपत्ति होना चाहिए भाई? मतलब बस ये 10,000 को मिल जाए नौकरी, उसके बाद नौकरी नहीं देना, मतलब किसी को जो आने वाले युवाओं को नौकरी नहीं देना, उस विषय में नहीं सोचोगे आप? अरे कहां से दे पा रहे हो? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरा निवेदन है घनश्याम जी, अगली बार जब आप पढ़ के आया करें। चलिए और सबके कल्याण के लिए कल्याण तो छोड़ो, हमने देख लिया अभी 12 बच्चे मर गए कब सारा पीने से, हमने देख लिया कितना कल्याण कर रहे हो आप, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं हम कल्याण कितना। चलिए मैं आता हूँ, कुछ समय रहेगा तो मैं लौटूंगा, हालांकि वक्त अब बहुत कम है जी। मध्य प्रदेश की हर्षवर्धन जी, एक मिनट, अब नहीं, चलिए घनश्याम जी, आता हूँ, लौटता हूँ। हर्षवर्धन जी, सवाल यही है कि ऐसी व्यवस्था अब चीन जैसे देश में, जापान में, कोरिया में युवा जो लोग हैं वो ऊब चुके हैं एक मशीनीकरण से, बल्कि जिंदगी के प्रति जो लस्ट और जो आनंद का भाव है वो चला गया है, क्योंकि वहाँ स्पिरिचुअलिटी या सनातन का जैसा प्रकाश होता है वैसा भी नहीं है, या उन्होंने आत्मसात नहीं किया है। तो ये चुनौती बड़ी गहरी है, क्योंकि हम जीवन के प्रति जो हमारा आसक्ति भाव है, हम कहीं ना कहीं उससे ही छिटक रहे हैं। इसीलिए यूज एंड थ्रो की प्रैक्टिस जो है वो भारत में भी बढ़ रही है, और वो अब दाम्पत्य जीवन से अधिक वो भी इसी सुख की तरफ जा रही है कि एक क्षणिक सुख लीजिए और चले जाइए, हट जाइए। ऐसे में ये चुनौती, क्या आपको लगता है कि आगे जाकर भारत में ये बढ़ेगी, कि हमें भी आबादी बढ़ाने के बारे में सोचना पड़ सकता है? बिल्कुल, आपने चीन का जिक्र किया शरद जी, और अभी एक खबर में पढ़ रहा था कि चीन में एक व्यक्ति को जो चैटबॉट से उसको प्यार हो गया। अगर आप उसको गर्लफ्रेंड मानने लगा, वो यहाँ से मैसेज करता था, वो उधर से जवाब देती थी, उसको एक मानसिक विकार पैदा हो गया, क्योंकि वो एकाकी था, अकेला था। तो अगर यही समाज का ढांचा रहा तो हमारे समाज में एकाकीपन बढ़ेगा। हमारा समाज तो त्योहारों का देश है साहब, यहाँ लोग होने चाहिए, यहाँ चाचा, मामा, बुआ, मौसा, मौसी सब होना चाहिए। हमारी फिल्में भी यही दिखाती हैं। लेकिन जिस किस्म से समाज का ढांचा बदल रहा है, और एक वैज्ञानिक आपको मैं आंकड़ा बताऊं, राजस्थान का आंकड़ा बताऊं, कि जो प्रतिस्थापन दर है, यानी कि रिप्लेसमेंट रेट, यानी कि जो हमारी आबादी है उसको बनाए रखने के लिए जितने बच्चे समाज में पैदा होने चाहिए, उससे भी नीचे चला गया TFR। यानी कि आप अपनी आबादी को बरकरार नहीं रख पाएंगे अगर आपके पास पर्याप्त बच्चे न हो। लेकिन बात वही है, आज बहस हो रही है सरकार की, तो सवाल सरकार से यह भी बनता है कि अगर आप बच्चों की संख्या में छूट दे रहे हैं, 2 के बजाय हम 3 पैदा करें तो भी सरकारी नौकरी पा सकते हैं या बने रह सकते हैं, तो सरकारी नौकरियां आप कितनी दे रहे हैं? क्या गुजरे सालों में सरकारी नौकरियों में कमी नहीं आई है क्या? तो सरकार को ये बच्चों की छूट देने के साथ साथ सरकारी नौकरियों में भी इजाफा करना चाहिए। एक किस्म से ये सामाजिक सुरक्षा देता है आबादी को। प्राइवेट सेक्टर में तो अपनी असीम संभावनाएं हैं, लेकिन ये सवाल सरकार से भी कि आप कितनी नौकरियां दे पा रहे हैं।
महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मध्य प्रदेश में ही पहल हुई है आनंद मंत्रालय की। आनंद ही वो शब्द है जो जीवन को राग के साथ हमको जोड़ कर रखता है। कृष्ण इसका मूर्ति मंत्र प्रतीक है, जिन्होंने इस आनंद को बहुत स्थापित किया भारतीय धरा पर, कि जीवन सन्नाटे में रहने का या डिप्रेशन में जाने का नाम नहीं है। जीवन में कुछ भी घटे आप आनंद से भरिए, और उसके आनंद के रास्ते क्या हैं? दीपावली, त्योहार किसी भी धर्म के हो, ईद हो, क्रिसमस हो, यह आपकी एक रास्ता को तोड़ता है या आपको राग से जोड़ता है, जीवन से जोड़ता है। तो क्या हम उसके लिए प्रयास करें? आखिर दाम्पत्य जीवन या फिर जिसको हम कहते हैं युवा अवस्था, वो भी एक राग है और ये राग जोड़ता है। लेकिन ये राग आज सफलता की तरफ इस तरह जुड़ गया है कि आपने अगर इंजीनियरिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम पास नहीं किया तो आपके जीवन पे धिक्कार है। शादी में क्या रखा है भाई साहब? शादी क्या है? शादी तो हो ही जाएगी, पहले तो पैसा कमाइए। इस सुखवादी चिंतन से हमें निकलना पड़ेगा, समाज को समझना पड़ेगा, ये चीज़ें आगे बढ़ने पड़ेंगी। और जो प्रश्न हर्षवर्धन जी ने खड़ा किया, कितने संसाधन हैं हमारे पास, कितने लोगों को हम ठीक से एकोमोडेट कर सकते हैं। हर सवाल को सिर्फ राजनीति के आईने से ही नहीं देखना चाहिए। कई सामाजिक प्रश्न हैं जिनमें अपराध हैं, जिनमें ये विषय भी है और भी विषय हैं जिनको हम सिर्फ सरकार के माथे पर सरकारी बहस मानकर नहीं छोड़ दें। हम इस पर सब सोचें मिलकर, और समाज का थिंक टैंक जो तबका है, जो राजनीतिक नहीं है, वो और सोचे और अपने निष्कर्ष निकालकर समाज के सामने रखें। बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने इस विषय में अपनी अपनी राय रखी और आगे